हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ओनली आईएएस के ज्योग्राफी वाली सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर दिए हैं और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और कुछ स्टूडेंट्स बेसिकली पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। तो बेसिकली पीडीएफ के लिए आप ओनली आईएएस का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है सारे के सारे पीडीएफ और वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। हाउएवर, अगर आपको ज्योग्राफी के हमारे हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो एक बार इस पूरे चैप्टर को खत्म होने दो, क्योंकि मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो अल्टीमेटली अभी पूरा हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है। और जब पूरी तरह से हाईलाइट हो जाएगी तो मैं एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। एंड अगर आपको ओनली आईएएस का पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने फ्रीली अवेलेबल करवा दिया है पीडीएफ। पहले वो फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, अब वो फ्रीली एसेसेबल है। आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाओ और अल्टीमेटली सर्च करो, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएंगी। सो होप ये जो इश्यू आ रही है आपको क्लियर हो गई होगी। एंड आज के इस लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 2 दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, और मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए बिना जियोमॉर्फोलॉजी का मान के चलो तैयारी अधूरी कही जाती है ज्योग्राफी में। सो विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करते हैं। सो मिनरल्स की बात करें तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं और इसका ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसका डेफिनेट होता है ना। आप बहुत सारे मिनरल्स को ऑब्जर्व करते होगे। साल्ट आपका एक मिनरल है ना। तो साल्ट में आप क्या देखते हो? देयर इज ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ ये मिनरल है, फेल्डस्पार है ना, या फिर सिलिका है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और मिनरल्स को आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कलर के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेंसिटी के आधार पर, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। लेट्स से कि वो सोल्यूबल हो सकती है मिनरल्स वाटर में या फिर इनसोल्यूबल भी हो सकती है, तो उस आधार पर हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल को आप मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मेटालिक याद रहे आपको जिसमें मेटल कंटेंट होते हैं, नॉन मेटालिक यानी कि जिसमें मेटल कंटेंट उपलब्ध नहीं होते हैं। एंड बेसिक सोर्सेस ऑफ ऑल मिनरल्स, कहाँ से ये सारे के सारे मिनरल्स आते हैं? तो ये जो आप हॉट मैग्मा है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यही जब आपके सरफेस पर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लावा और फिर सॉलिडिफाई होते हैं, तो ये आपको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक लिविंग बींग्स के माध्यम से बनते हैं। एंड आयरन और निकेल, कॉपर मिनरल्स, ये सब आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। लाइमस्टोन आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोरल्स के बारे में सुना होगा, कोरल पॉलिप्स के बारे में सुना होगा। तो जब ये जो ऑर्गेनिज्म है डेड होते हैं तो इनकी जो शेल्स होती हैं वो कैल्शियम कंपोज्ड होती हैं, तो अल्टीमेटली वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती चली जाती हैं एंड अल्टीमेटली आपका लाइमस्टोन वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो याद रखना आपको, लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। आयरन और निकेल, कॉपर, ये सब आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से निकलते हुए दिखते हैं, बिकॉज ये सब आपको डायरेक्टली मैग्मा जब आपका अर्थ सरफेस पर आता है, सॉलिडिफाई होता है, तो अल्टीमेटली वहां से आपका ये सब एलिमेंट्स उसमें कंटेन होते हैं। एंड यहाँ पर आप देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में आपके आयरन लविंग हो गए, दैट इज योर फेरस। नॉन फेरस यानी कि जो आयरन के कंटेंट उसमें नहीं होते हैं। एंड फिर आपका प्रीशियस हो गया। आयरन लविंग फेरस मिनरल में आपके आयरन एज एन एग्जांपल हो गए, नॉन फेरस में आपके कॉपर हो गए, प्रीशियस में आपके गोल्ड हो गए। एंड नॉन मेटालिक की बात करें तो आपका इसमें ऑर्गेनिक हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक में आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड इनऑर्गेनिक में आपके फॉर एग्जांपल सल्फर रॉक हो गए, है ना। तो ये सब कुछ क्लासिफिकेशन है। और अगर हम बात करें मेटालिक वर्सेस नॉन मेटालिक मिनरल की, तो जो आपका मेटालिक मिनरल होते हैं इसमें आपका मेटल कंटेंट देखने को मिलते हैं इन द रॉ फॉर्म। और मेटल्स की बात करें तो ये हार्ड सब्सटेंसेस होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हीट कंडक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगी, एंड हैव लस्टर। लस्टर यानी कि शाइनिंग होते हैं मेटल में। आपने गोल्ड सिल्वर देखा होगा, है ना, तो लस्टर या शाइनिंग उसमें देखने को मिलती है। आयरन और को देख लो, बॉक्साइट को देख लो, है ना। तो ये सब आपके मेटालिक मिनरल के प्रॉपर्टी है।
और जो मेटालिक मिनरल हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो फेरस, फेरस मिनरल्स वो मिनरल होंगी जिसमें आपके आयरन ओर मिल जाते हैं, मैंगनीज मिल जाते हैं, क्रोमाइट्स मिल जाते हैं। नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस मिनरल्स वो होंगे जिसमें आपका आयरन तो नहीं होगा लेकिन कुछ दूसरे मेटल्स होंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर लीड। नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, डू नॉट कंटेन मिनरल्स। एंड एग्जांपल के तौर पर आप देखो लाइमस्टोन है, मीका है, जिस्पम है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब आपके नॉन, ठीक है। एंड बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की, तो मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो जनरली माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेराइंग, क्वेरिंग यानी कि गड्ढे खोदना, इन सब मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। और माइनिंग की अगर हम बात करें तो माइनिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स को रॉक से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विच इज ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो आपके रॉक्स मौजूद होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और उस रॉक्स में बेसिकली आपका ये मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो इस मिनरल्स को फिल्टर किए जाते हैं फ्रॉम द रॉक, अल्टीमेटली वी गेट द मिनरल्स दैट वी वांट टू गेट। एंड जो माइनिंग की प्रोसेस है याद रखना है आपको, दो मेथड इसमें होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। और याद रखना है आपको ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। और जो डीप वेल्स हैं ये बोर किए जाते हैं, यानी कि डीप वेल्स में क्या होंगे कि गड्ढे खोदे जाएंगे टू टेक आउट द मिनरल्स, एंड इसी को कहते हैं ड्रिलिंग, है ना। तो ड्रिलिंग मतलब गड्ढे खोदे जाएंगे। जनरली ये जो है क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के लिए यूज किए जाते हैं ये तरीके ड्रिलिंग वाले, है ना, जिसमें आपका ड्रिलिंग करी जाएंगी टू टेक आउट द मिनरल्स। एंड इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, वो सिंपली डग आउट करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेरिंग इज लेबर इंटेंसिव, तो अल्टीमेटली जो नजदीक में होंगे मिनरल्स उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा। अदरवाइज जो काफी ज्यादा नीचे डेप्थ में है तो वहां पर आपका जो ड्रिलिंग है वो काम कर सकता है ना, माइनिंग है वो काम कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो है आपका लिथोफाइल या फिर इसी को कहते हैं सिलिकेट या फिर रॉक लविंग, दूसरा है आपका सिडेरोफाइल आयरन लविंग, तीसरा है आपका चैल्कोफाइल दैट इज सल्फर लविंग, एंड चौथा है आपका एटमोफाइल दैट इज गैस लविंग। तो लेट्स मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बेसिकली। तो मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? मिनरल्स आपको अर्थ के क्रस्ट में भी देखने को मिलेंगे, अर्थ के क्रस्ट के और नीचे जाओ तो मेंटल में भी देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मिनरल्स फाउंड इन द क्रस्ट ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि अर्थ क्रस्ट इट्सेल्फ सॉलिड सरफेस, है ना। एंड जबकि अगर हम बात करें इससे नीचे अगर हम जाते हैं मेंटल में जाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और आप देख सकते हो 98% ऑफ द क्रस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, है ना। तो ये याद रख सकते हैं आप कि 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट ये आपका 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और ये 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं आप देख लो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके 8 मेजर एलिमेंट्स है। क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, इसका क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपकी कि ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में एबंडेंस में मिलता है। उसके बाद आपको सियाल का पैटर्न देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर जो सियाल यानी कि सिलिकॉन, दूसरे तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम, और फिर नेक्स्ट जो आयरन। बस इतना याद रखना है प्रीलिम्स में कि एज वी मूव या फिर एज वी सी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो आपको ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पर, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। यहाँ पर शेयर भी देख लो, ऑक्सीजन का 46.6% है, सिलिकॉन का आपका 27.7% है, देन वी हैव द एल्यूमिनियम 8.1%। तो ये दो तीन ही क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ज्यादा नहीं, है ना। और बाकी जो अन्य 2% है, 98% की तो बात हमने कर लिया 8 एलिमेंट से, जो बाकी जो 2% है उसमें आपके टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल, ये सब मिल जाते हैं। और भी अदर एलिमेंट्स ट्रेसेस फॉर्म में मिलते हैं। और जो आपका ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट या फिर ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट भी कहते हैं, जो लगभग 240 करोड़ साल पहले यानी कि 2400 मिलियन ईयर्स एगो देखने को मिला था प्रोटेरोजोइक इवन में, इट ट्रिगर्ड एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन द डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स ऑन अर्थ। तो आज जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो मिनरल्स की इतनी वैरायटी में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट या फिर ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट।
और अगर हम बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की, तो एज सच प्रीलिम्स के लिए नॉट सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ याद रख सकते हो, है ना। यहाँ से तो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें मिनरल्स की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप देख लो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि जो इंटरनल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, ये या तो आपका क्यूबिकल क्रिस्टल में हो सकता है ना। तो क्रिस्टल मतलब व्हाट, बेसिकली एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और वो क्रिस्टल आपका क्यूब के रूप में हो सकता है। आपने डाइस देखा होगा उस फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रॉन्स हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, प्रिज्म के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। तो देयर इज ए एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज रिप्रेजेंट द टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस, यानी कि अगर मिनरल्स को आप काटोगे, किधर से भी काटो, किसी भी डायरेक्शन से काटो, तो रिलेटिवली वो प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करेगा। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी कहलाती है किसी भी मेटल की, है ना। और फ्रैक्चर की बात करें तो देख सकते हो फ्रैक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक वे ए मिनरल ब्रेक। और जो डिफरेंस है बिटवीन क्लीवेज एंड फ्रैक्चर का, वो ये है कि जो क्लीवेज है इज द ब्रेक ऑफ क्रिस्टल फेस, है ना। तो क्लीवेज बेसिकली जब क्रिस्टल फेस का ब्रेक होता है उसे कहते हैं, जबकि न्यू क्रिस्टल फेस बनते हैं वेयर द मिनरल ब्लॉक ब्रोक, वेयर फ्रैक्चर इज द चिपिंग ऑफ द मिनरल। तो बेसिकली जब क्रिस्टल टूटेगा तो अल्टीमेटली न्यू क्रिस्टल फेस नजर आ जाएंगी, है ना। जहां से मिनरल टूटेगा वो न्यू क्रिस्टल फेस आपको दिखने लगेंगे, लेकिन जहां फ्रैक्चर होगा तो वो कहीं से भी टूट सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक डेफिनेट क्रिस्टल फेस से ही ब्रेक डाउन हो। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आप समझ सकते हो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जो क्लीवेज होता है आपका एक आपका क्रिस्टल बॉर्डर के अलोंग होता है। एंड बात करें लेक्चर की, तो लेक्चर बेसिकली डिस्क्राइब्स हाउ ए मिनरल रिफ्लेक्ट्स लाइट, या फिर कहो कि हाउ ब्रिलियंट या फिर डल इट इज, है ना। फॉर एग्जांपल डायमंड को देख लो, है ना। तो डायमंड विच हैव वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट कम्स अंडर एडमेंटीन लस्टर। तो लस्टर डिस्क्राइब द योर शाइनीनेस, है ना। हाउ एंड इट शाइन, द शाइनीनेस डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्शन। एंड डायमंड को आप देख लो, डायमंड के बारे में आपने सुना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज योर कलर या फिर स्ट्रीक। एंड कलर बेसिकली इजीएस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो जिसके माध्यम से हम मेटल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जो भी मिनरल्स होते हैं उसके अपने डेफिनेट कलर होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स के सेम कलर भी हो सकते हैं, है ना। और सम मिनरल्स ऑलवेज हैव द सेम कलर सच एज, है ना। तो कुछ मिनरल्स के सेम कलर देखने को मिलते हैं, और आपके जैसे कुछ मिनरल ऐसे हैं, जैसे क्वार्ट्ज ले लो, फ्लोराइट ले लो, कैल्साइट ले लो, ये ऑल कलर्स में मिल जाते हैं, है ना। एंड स्ट्रीक इज द कलर ऑफ ए मिनरल पाउडर व्हेन इट इज क्रश्ड, यानी कि जब कोई मिनरल है और जब उसको क्रश किया गया तब जाके जो कलर बन रही है, कलर देखने को मिल रही है, वो आपका स्ट्रीक कहलाता है ना। तो स्ट्रीक इज द कलर ऑफ ए मिनरल पाउडर व्हेन इट इज क्रश्ड एंड सम मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर पाउडर देन देयर एक्चुअल कलर, है ना। तो कुछ मिनरल्स के डिफरेंट कलर पाउडर भी निकल जाते हैं देन देयर एक्चुअल कलर, जो या जब वो अनक्रश्ड था। एंड टेनासिटी की बात करें तो इट इज ए मिनरल्स रिएक्शन टू सर्टेन स्ट्रेस, यानी कि लेट से कुछ सर्टेन स्ट्रेस आया, लाइक से हम मिनरल्स को क्रश किए, बेंड किए, ब्रेक किए, तो ये जो आपका स्ट्रेस देखने को मिला और अल्टीमेटली मिनरल्स के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रभाव हुआ, इसको टेनासिटी कहते हैं। एंड सिंस टेनासिटी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट रिएक्शन टू डिफरेंट स्ट्रेसेस, तो ये संभव है कि जो मिनरल होंगे इसकी मोर देन वन फॉर्म ऑफ टेनेसिटी हो सकती है बिकॉज स्ट्रेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना। तो उस प्रकार से डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है और डिफरेंट लुक देखने को मिल सकती है उस मिनरल्स की। और फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर या हार्डनेस इज डिफाइंड बाय हाउ वेल ए मिनरल विल रेसिस्ट स्क्रैचिंग बाय अनदर मिनरल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे जो हार्डनेस है एज वी आर मूविंग डाउन, वो आपका हार्डनेस बढ़ रहा है। तो जो आपका टॉर्क है इसकी हार्डनेस कहीं ना कहीं सबसे कम है इस पूरे 10 एलिमेंट में, और सबसे ज्यादा हार्डनेस आपका डायमंड है, ये आपने सुना भी होगा, है ना। तो ऑल मिनरल्स आर इन दिस स्केल, आप यहाँ देख सकते हो, सिंस टॉर्क इज द सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट। याद रखना आपको, टॉर्क जो है आपका सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल है और डायमंड आपका हार्डेस्ट वन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली एक मेजरमेंट टूल होता है जिसके मदद से हम किसी मिनरल्स की डेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो मिनरल्स होती है
जिनके सेम वॉल्यूम होते हैं उनके डिफरेंट वेट हो सकते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है बाय द रिलेटिव वेट ऑफ द आइटम टू वाटर, यानी कि एक तरफ हम वाटर के वेट को लेते हैं और दूसरी तरफ हम जो मिनरल्स हैं उनके वेट को लेते हैं, और अल्टीमेटली उसके रिलेटिव में व्हेन वी कंपेयर इट तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलता है। तो याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड बाय द रिलेटिव वेट ऑफ द आइटम टू वाटर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में आपको मिलते हैं। देख सकते हैं ये आपका मिनरल्स है। मिनरल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एलिमेंट्स, जबकि एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो सिंगल एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन देखा, सिलिकॉन देखा, है ना। यहाँ पर जो मिनरल्स है इसमें आपका डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम फेल्डस्पार की बात करते हैं तो इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये कॉमन एलिमेंट है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये आपको स्पेसिफिक वैरायटीज में इस फेल्डस्पार में मिल जाते हैं। एंड हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ फेल्डस्पार, ये भी आपको याद रखना है। और इट हैज लाइट क्रीम टू साल्मन पिंक कलर एंड इसको सेरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग में यूज किए जाते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो देख लो आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंड ग्रेनाइट का। इसमें आपको सिलिका, हार्ड मटेरियल ये सब मिल जाते हैं और ये इंसोल्यूबल है वाटर में और इट इज़ वाइट और कलरलेस, ये याद रख सकते हो। और इसको इस्तेमाल किया जाता है रेडियो, रेडार ये सब जो डिवाइसेस है इसमें। नेक्स्ट इज योर प्रोक्सिन। तो प्रोक्सिन की बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन मिल जाते हैं और ये आपका 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट करता है। फाउंड इन मेटेरॉइड्स यूजुअली ग्रीन और ब्लैक इन कलर। एंड ओलिविन की बात करें तो मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ये आपको मेजर एलिमेंट ओलिविन में मिलते हैं और ये यूजुअली ज्वेलरी, ग्रेनिस क्रिस्टल इन सब में यूज किया जाता है एंड इट इज फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक। एम्फीबॉल की बात करें तो एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम ये मेजर एलिमेंट है एंड इट फॉर्म्स 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड ये ग्रीन या फिर ब्लैक कलर के हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल बेसिकली एस्बेस्टस इंडस्ट्री में किया जाता है। हॉर्न ब्लेंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबॉल। एंड मीका की बात करें तो मीका आप सुनते ही होंगे, इसमें आपका पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ये सब कुछ कंटेंट होती है एंड इट फॉर्म्स 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट और ये आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलती है एंड इट इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंडिया मीका प्रोडक्शन में वर्ल्ड नंबर 1 है ना। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, बिहार नंबर 1 है मीका प्रोडक्शन में, ये भी आपको याद रखनी है। यूजेज ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स के तो डिफरेंट यूजेज है और कुछ मिनरल्स जो यूजुअली हार्ड होते हैं वो जेम्स यानी कि जो आपका डायमंड है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी। एंड कॉपर की बात कर रहे हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्वाइन टू पाइप्स इन सब में इस्तेमाल हो जाते हैं एंड वायर में भी आपका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आपका कॉपर का इस्तेमाल हो जाता है। और सिलिका इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्वाइन टू पाइप एंड ये बेसिकली एक ही लाइन चिपक गया है। एंड सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री विच इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज और सिलिकॉन आपको भी पता है कि अल्टीमेटली जो आपके सोलर पैनल्स आते हैं उसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है। एंड एल्युमिनियम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री इन सब में इस्तेमाल होते हैं, बिल्डिंग एंड इन किचन कुकवेयर। तो किचन कुकवेयर यानी कि जो किचन में जो बर्तन आप देखते हो एल्युमिनियम के भी यूज होते हैं। बात करते हैं रॉक्स की। तो बेसिकली रॉक्स की बात करें तो रॉक्स में आपके एक या फिर एक से ज्यादा मिनरल्स भी अकर कर सकते हैं एंड रॉक्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट डिपेंडिंग कि मिनरल्स कौन से कंपोजिशन के हैं उस हिसाब से आपका रॉक हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। एंड जाहिर सी बात है इसमें चूंकि 1 और मोर मिनरल्स मिल सकते हैं दैट्स वाई इसके कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होते। रॉक के अंदर जो आपको मिनरल मिलेंगे उसके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, ना कि रॉक के। और जब हम बात करते हैं पेट्रोलॉजी तो पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स यानी कि फील्ड जिसमें आपका रॉक की प्रॉपर्टी की स्टडी करी जाती है, अध्ययन करी जाती है और जो अध्ययन करते हैं इस रॉक का उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। एंड देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स इन द क्रस्ट। तो क्रस्ट में अप्रोक्स 2000 मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं एंड एटलीस्ट 6 मिनरल ग्रुप्स विच फॉर्म रॉक्स इन द क्रस्ट। एंड फिर आप देख लो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजिन यानी कि ये जो रॉक होंगे ये कैसे ओरिजिन होते हैं उस आधार पर रॉक को क्लासिफाई किया गया है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। बात करते हैं रॉक साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट उसका कंजम्पशन हुआ, अल्टीमेटली वो रिटायर हुआ, फिर से वो साइकिल में दौड़ रहा है वो हो गया आपका साइकिल।
है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम रॉक साइकिल की बात करें तो लेट्स से कि मैंने इग्नियस रॉक लिया, तो इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में भी तब्दील हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में भी तब्दील हो सकते हैं एंड बैक टू इग्नियस रॉक में फिर से आ सकते हैं, है ना। तो ये होता है रॉक साइकिल। क्योंकि रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम, क्यों? बिकॉज दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज ऑफ द फोर्सेज दैट जनरेट्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, मैग्मा, इन सब के कारण रॉक हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस के कारण। एंड रॉक साइकिल ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो ओल्ड रॉक है वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं नए रॉक में। और इग्नियस रॉक फॉर एग्जांपल आपका मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है। इवन इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक। और जो फ्रेगमेंट्स ड्राइव आउट किए जाते हैं यानी कि इग्नियस रॉक से लेट्स से और वो टूट रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, और अल्टीमेटली वो कहीं जाकर डिपॉजिट हो रहा है, और उस डिपोजिशनल रॉक जो बनेगी अल्टीमेटली वो आपका सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करेगा, है ना। तो फ्रेगमेंट डिराइव आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक। जाहिर सी बात है ये इग्नियस रॉक पर भी लागू होती है, मेटामॉर्फिक रॉक पर भी लागू होती है, इवन सेडिमेंट्री रॉक खुद ब्रेक डाउन होकर खुद सेडिमेंट्री फिर से बन सकते हैं, तो इस पर भी लागू होती है। सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स एंड इट कैन बी द सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यही बात मैंने कहा। एंड देख सकते हो जो क्रिस्टल रॉक है वंस फॉर्म वो फिर दोबारा मेंटल में जा सकती है, यानी कि मेंटल जो आपका इंटरनल हॉट मैग्मा लेयर होता है वहां पर ये रॉक फिर से जा सकती है। और कैसे जाती है? बिकॉज द सबडक्शन प्रोसेस जो प्लेट का होते रहता है टाइम टू टाइम, एंड बिकॉज ये रॉक जब इंटर करती है सबडक्शन जोन में तो ये मेल्ट कर जाती है एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स मैग्मा। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में रॉक साइकिल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैग्मा है ना, मैग्मा यहाँ से इमर्ज होता है, अल्टीमेटली यहाँ पर लेट्स से कि आपका इग्नियस रॉक बनता है ना। इग्नियस रॉक बनने के बाद इसका वेदरिंग होगा, है ना, वेदरिंग होगा, और अल्टीमेटली वेदरिंग होने के बाद आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक लेट्स से कि अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर आता है तो उसका मेटामॉर्फिज्म होगा और ये मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करेगा, है ना। फिर मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक जब सबडक्शन प्रोसेस से गुजरती है तो अल्टीमेटली फिर से ये रॉक मैग्मा के अंदर चली जाती है एंड अल्टीमेटली मैग्मा इतनी ज़्यादा हॉट होती है कि इन रॉक को मेल्ट कर देती है और अल्टीमेटली फिर से ये मैग्मा के रूप में तब्दील हो जाती है और फिर से इग्नियस रॉक के रूप में जन्म लेंगी जब ये सरफेस पर सॉलिडिफाई आएंगी, लावा के फॉर्म में सॉलिडिफाई होंगी, कूल होंगी। तो ये रॉक साइकिल के बारे में हमने जाना। लेट्स मूव टू द इग्नियस रॉक फर्स्ट। तो बेसिकली जो आपका अपर 16 किलोमीटर है अर्थ क्रस्ट का, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट का लेयर है उसके अपर 16 किलोमीटर तक जाएं तो ये आपका 95% इग्नियस रॉक है और उसमें आपका थिन कवरेज है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक का। कहने का मतलब आपका जो वेटेज देखा जाए इवन इन द क्रस्ट तो इग्नियस रॉक का सबसे ज्यादा है। इग्नियस रॉक्स आर फाउंड व्हेन मोल्टेन रॉक वॉज फॉर्मिंग सिलिकेट मटेरियल मिनरल क्रिस्टल, है ना। तो इग्नियस रॉक बेसिकली कब बनेंगे? जाहिर सी बात हमने आपको डिस्कस किया कि जब मोल्टेन रॉक जब ये सरफेस पर आती है या फिर विद इन द अर्थ क्रस्ट कूल हो जाती है और सॉलिडिफाई हो जाती है तो ये आपका इग्नियस रॉक का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक की तो आप देख लो, दे आर हार्ड, ग्रेनुलर एंड क्रिस्टलाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दे कंटेन्स क्रिस्टल, है ना, दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इग्नियस रॉक में आपको फॉसिल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली मैग्मा से ठंडे होके आ रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका फॉसिल नहीं मिलता है इसमें। एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू पर्कुलेट बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर, तो वाटर पर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होती है। एंड लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग बिकॉज दे आर हार्ड एंड अल्टीमेटली दे डज नॉट अलाउ पर्कुलेशन, तो केमिकल रिएक्शन स्लो होता है। एंड इसमें कोई लेयर्स नहीं होती हैं लाइक द सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक आपका लेयर आफ्टर लेयर जब डिपोजिशन होता है तब जाके वो आपका सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपका कोई लेयर नहीं देखने को मिलता है। और सोर्स ऑफ इग्नियस रॉक की बात करें तो मैंने आपको बताया मैग्मा एज ए सोर्स ऑफ इग्नियस रॉक। तो आप देख लो जो मिक्सचर है मोल्टेन रॉक का विच मिक्स द इग्नियस रॉक, ये आपका मैग्मा कहलाता है ना। मैग्मा बेसिकली मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक, वोलाटाइल गैसेस। तो मैग्मा में आपका मोल्टेन रॉक्स यानी कि पिघला हुआ रॉक कहो और वोलाटाइल गैसेस मिल जाती हैं, अदर सॉलिड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लोअर क्रस्ट एंड अपर मेल्टन। और जब ये मोल्टेन मैग्मा गोज डाउन डीप विद इन द अर्थ एंड
गेट सॉलिडिफाइड, यानी कि दो प्रकार के रॉक हो सकते हैं। आप इग्नियस रॉक जब बनते हैं तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब हम बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की, तो ये विद इन द क्रस्ट, अर्थ के सरफेस पर नहीं आएंगे, विद इन द अर्थ क्रस्ट ये सॉलिडिफाई होती है और प्लूटोनिक रॉक बनाती है। लेकिन जब ये आपका सरफेस पर आके सॉलिडिफाई होती है और तब रॉक बनाती है तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि when the molten magma goes down deep within the earth and gets solidified, तो प्लूटोनिज्म कहता है। तो प्लूटोनिज्म इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना। मोल्टन मैग्मा जब आपका सरफेस ऑफ अर्थ पर आती है वाया वोल्केनिक इरप्शन, तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के वेरियस एग्जांपल्स की। तो देख सकते हो आप, इंट्रूसिव की बात मैंने बता दी, मैग्मा जो सॉलिडिफाई होती है बीनीथ द अर्थ सरफेस विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड रिमेन्स सराउंडेड बाय ओल्डर या प्री एग्जिस्टिंग रॉक, तो ये आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। कभी कभी ये एक्सपोज भी हो सकती है जब आपका एक्सटर्नल एजेंट फॉर एग्जांपल रिवर या फिर ग्लेशियर ऊपर वाले मटेरियल को हटाता है, तो अल्टीमेटली वो कभी कभी नजर भी आ जाएंगे, लेकिन जनरली ये इंटीरियर में ही मौजूद होती है। एंड जो रॉक्स है वो धीरे धीरे स्लोली कूल होती है, यानी कि जब ये आपका मैग्मा ऊपर जा रहा होता है और क्रस्ट के लेयर में इंटर कर रहा होता है, तो आपको पता है विद इन द अर्थ क्रस्ट एज कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंटीरियर में ज़्यादा होती है, देयर बाय स्लो कूलिंग होता है आपका रॉक का, है ना। दैट्स वाई ये लार्ज मिनरल क्रिस्टल डेवलप करती है जो विजिबल होती है आई से, यानी कि जो आपका विद इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है, वो स्लो कूलिंग के कारण लार्ज मिनरल क्रिस्टल बनते हैं उस रॉक में, और वो क्रिस्टल आराम से देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की, तो फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट इज योर बैथोलिट, जनरली बैथोलिट आपको ही पता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल है। आपने एक डायग्राम जरूर देखा होगा जिसमें आपके बैथोलिट है, सिल है, डाइक है ना, ये सब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल थे, आपने देखा होगा। तो अल्टीमेटली उसी को बैथोलिट कहते हैं। और ये जो ग्रेनाइट है दे आर फेल्सिक एंड इग्नियस रॉक। डियोराइट की बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएट जेवरोमैफिक इग्नियस रॉक्स होते हैं विच इज सिमिलर टू बेसाल्ट, है ना। और पीरियडोटाइट, रायोलाइट, एंडीसाइट, बेसाल्ट, कोमाटाइट, डियावाइस, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के। आपको उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाने, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते रॉक्स के बारे में, सिंपल प्रॉपर्टी पूछा जाता है, वो भी आपका सेडिमेंट्री वर्सेस इग्नियस वर्सेस आपका जो मेटामॉर्फिक है ना। एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लूटोनिक, हाइपोवेसल, बैथोलिट, लेकोलिट, ये सब हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। लेकिन आप सिंपल से समझना कि जब हम प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इसमें काफी बड़ा क्रिस्टल देखने को मिलता है, बड़े साइज का क्रिस्टल इसमें मौजूद होता है, और ये डायरेक्ट आपका कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि यूं कह सकते हो कि जो सोर्स ऑफ मैग्मा वाला रीजन होता है उससे थोड़े से एल्टीट्यूड ऊपर ही ये आपका जब सॉलिडिफाई होता है तो अल्टीमेटली ये आपका प्लूटोनिक रॉक बनते हैं। इट इज सॉलिडिफाइड वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी से हाइपोवेसल या सब वोल्केनिक, तो इट इज कंसोलिडेटेड इन ए जोन एबव द बेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, एंड इसके डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका हाइपोवेसल रॉक होते हैं ये अल्टीमेटली मोल्टेन मैग्मा कारण मोल्टेन नहीं हो पाते हैं, तो ये ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। बैथोलिट की बात करें तो दे एक्सटेंड टू ग्रेटर डेप्थ एंड लार्जर एरिया। लेकोलिथ, इट इज अ शीट इंट्रूजन दैट हैज बीन इंजेक्टेड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से इसे समझना और ज्यादा आसान होगा। व्हेन वी से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब क्या हुआ? जब आपका मैग्मा सरफेस पर पहुंच जाता है और इमर्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आपको भी पता है जब मैग्मा अर्थ के क्रस्ट से बाहर आकर सरफेस पर फ्लो करती है तो वो लावा कहलाता है। अदरवाइज जब तक वो विद इन द अर्थ क्रस्ट होती है तो ये मैग्मा कहलाते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल वेरी रैपिडली इन द लैंड सरफेस और ओशियन बॉटम, एंड इसलिए आपका क्रिस्टल्स जो है वो आपका मैक्रोस्कोपिक साइज के दिखाते हैं। ये याद रखना इंट्रूसिव वर्सेस एक्सट्रूसिव का, है ना, कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का वो लार्ज साइज का होता है, और जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का वो मैक्रोस्कोपिक साइज का होता है। इवन वो विजिबल भी ना हो सकता है किसी किसी रॉक में। और एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करें तो बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, रायोलाइट है, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड बात करें फेल्सिक रॉक्स एंड मैफिक रॉक की,
तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। फेल्सिक नाम से पता चल रहा है Fe, कैसे याद रखना है, फेल्सिक में Fe आता है, दैट्स वाई ये आपका बेसिकली ये याद रखना है कि फेल्सिक में Si आता है, तो दैट्स वाई ये आपका रिच इन सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। जनरली आपको याद रखना है कि फेल्सिक रॉक्स आर रिच इन सिलिकॉन। और जब हम बात करते हैं मैफिक, तो Ma से याद रखना है आपको, मैफिक में आपका रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन है ना, तो याद रखना है आपको मैफिक में आपका रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। एंड इफ द रॉक इज हाईली डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम एंड आयरन, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन और भी ज्यादा हो जाती है, हाईली डोमिनेटेड होती है, तो ये आपका अल्ट्रा मैफिक कहलाती है, याद रखना है, ठीक है। तो फेल्सिक में आपका कौन डोमिनेट कर रहा है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। मैफिक में आपका मैग्नीशियम, आयरन का डोमिनेंस है। एंड इफ द रॉक इज हाईली डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम एंड आयरन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ MgFe और ज्यादा हो जाती है, तो ये आपका मैफिक के बदले अल्ट्रा मैफिक कहलाती है। लेट्स मूव टू द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का एक खास बात यह है कि ये लेयर बाय लेयर जब डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, और अल्टीमेटली अंडर कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करती है ना। तो इसमें आपको लेयर आफ्टर लेयर मिलते हैं, है ना। एंड बेसिकली ये जो सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो वेदर्ड मटेरियल्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट्स, वो बेसिकली सेडिमेंट प्रोवाइड करती हैं, और एक जगह जब ये डिपॉजिट होने लगती हैं लेयर आफ्टर लेयर, तो अल्टीमेटली आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपका एंशिएंट लैंडस्केप, क्लाइमेट्स, माउंटेन रेंज, इन सब के रिकॉर्ड प्रिजर्व हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 500 साल पहले सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर कोई डिपॉजिट हुए थे, और उसके फिर आप कुछ साल बाद यहाँ पर आपका फिर डिपॉजिट हुआ, कुछ साल बाद फिर डिपॉजिट हुआ, तो आप समझ सकते हो कि इस समय के जो भी फॉसिल्स इस रॉक में रहे होंगे या इस रीजन में रहा होगा, वो भी डिपॉजिट हुआ होगा, है ना। फिर उसके बाद वाले समय का जो फॉसिल्स रहा होगा, या फिर जो आपके क्लाइमेट रहे होंगे, उससे एसोसिएटेड वेजिटेशन रहे होंगे, उसके भी जो मिनरल्स होंगे वो डिपॉजिट हुए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऑल्सो टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट लैंडस्केप, क्लाइमेट्स, माउंटेन रेंजेस, है ना, जो इग्नियस रॉक आपको नहीं बता सकेगा, बिकॉज इग्नियस रॉक में फॉसिल कंटेंट होती ही नहीं है। एंड इन एडिशन फॉसिल्स आर फाउंड इन एबंडेंस इन सेडिमेंट्री रॉक, जो मैंने आपको बताया इग्नियस रॉक में नो फॉसिल फाउंड, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिलते हैं। एंड दे आर फाउंड ओवर 95% ऑफ द क्रस्ट, बट ओनली 5% इन द क्रिस्टल वॉल्यूम। तो देख सकते हो जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है वो आपका 95% अर्थ क्रस्ट में ही बनती है, बिकॉज अर्थ क्रस्ट आपको पता है सॉलिड पार्ट होता है आपके अर्थ के लेयर का, लेकिन अगर क्रिस्टल वॉल्यूम की बात करें तो मात्र 5% क्रिस्टल वॉल्यूम है। एंड अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की, तो क्या फीचर्स है सेडिमेंट्री रॉक के, तो ये आपका अर्थ के सरफेस पर बनते हैं बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यानी कि लेट्स से कि रिवर, ग्लेशियर, ये सब जो मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, अल्टीमेटली एक जगह पर डिपॉजिट करवाती हैं, तो वो आपका धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होने लगता है, और वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करती है। इसमें लेयर होता है, इसमें फॉसिल्स जरूर होते हैं, है ना। और प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, इसको लिथिफिकेशन कहते हैं, है ना। लिथिफिकेशन इज नथिंग बट जो आपके डिपॉजिट्स टाइम टू टाइम आते रह रहे हैं, और अल्टीमेटली इसके जो ओवरलाइंग वेट बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण सीमेंटेशन, कंपैक्शन हो रहा है, और अल्टीमेटली दीज ऑल सेडिमेंट गेट लिथिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रॉक, तो इसी को लिथिफिकेशन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमिएबल एंड पोरस, बिकॉज ये हार्ड उतने नहीं होते हैं, तो आराम से इनके जो सेडिमेंट्स जिनके जुड़ने से ये बेसिकली बने हैं, तो अल्टीमेटली वो अलाउ करती है वाटर टू पेनिट्रेट, एयर टू पेनिट्रेट, अनलाइक जो आपका इग्नियस रॉक है वो हार्ड सरफेस से बनता है डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो क्लास्टिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। तो क्लास्टिक की बात करें तो आप देख लो यहाँ पर सैंडस्टोन, इसमें आपका जो सैंड ग्रेन्स है जब ये सीमेंटेड होती हैं, कंपैक्ट होती हैं, तो ये आपका सैंडस्टोन बनता है। सिल्ट स्टोन नाम से पता चल रहा है, सिल्ट पार्टिकल्स जब सीमेंटेड होंगी तो सिल्ट स्टोन बनाएंगे। कॉन्ग्लोमेरेट, जब सैंडस्टोन में आपके बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, ये जब एक साथ चिपकती हैं, सीमेंटेड होती हैं, तो कॉन्ग्लोमेरेट बनाती हैं। मड स्टोन, जो आपके सिल्ट और क्ले, काफी ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स होते हैं क्ले में, जब वो एक साथ चिपकती है तो मड स्टोन बनाती है। क्ले स्टोन मेनली क्ले होता है। एंड शेल, शेल आपको याद रखना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेल अच्छे से याद रखना है, सेल में आपको सेल गैस मिलते हैं जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सेल गैस मिलना ये इस बात का सबूत है कि ये सेडिमेंट्री रॉक ही होगा।
ऑर्गेनिक की बात करें तो कैलकेरियस यानी कैल्शियम कंटेनिंग जैसे लाइमस्टोन हो गए, चॉक हो गए, कार्बोनियस जैसे पीट हो गए, लिग्नाइट हो गए, कोल हो गए, ये सब ऑर्गेनिक रॉक हो गए, है ना। केमिकल्स बेस्ड जिसमें आपका डोलोमाइट, रॉक साल्ट, जिप्सम हो गए। लेट्स कम टू द मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली ये बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ये याद रखना है, ये आपके मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से नहीं, बल्कि ऑलरेडी वी हैव द इग्नियस रॉक और द सेडिमेंट्री रॉक। और जब इस पर एक सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर का अटैक होता है, तब ये जो रॉक होती हैं एग्जिस्टिंग रॉक, ये अपने फॉर्म को चेंज कर देती हैं, केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं विदाउट मेल्टिंग, एंड अल्टीमेटली मेटामॉर्फिक रॉक का जन्म देती है ना। एंड देख सकते हो कारण क्या है, बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बाय केमिकल एक्शन ऑफ फ्लूइड। एंड कुछ एग्जांपल देख लो मेटामॉर्फिक के, तो शिस्ट है, नीश है, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल और ग्रेनाइट। ये एग्जांपल आपको रट लेने हैं, मेटामॉर्फिक के हैं अच्छे से। स्लेट, नीश, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल एंड ग्रेनाइट। फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो देख लो, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण बनते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन इन अंडर द प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तो डिस्कस किया ही। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, आप जो घर में लगाते हो मार्बल या फिर जो भी ग्रेनाइट, वो देख सकते हो कितने स्मूथ होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ लेयर्स समटाइम्स, तो कभी कभी इसमें लेयर्स में मिल जाती हैं। एंड एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ कलर, एंड रेयरली इसमें फॉसिल होते हैं। एंड रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो आपका फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, एंड व्हेन वी से फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसमें आपका नीश, फ्लाइट, शिस्ट, स्लेट हो जाते हैं, बिकॉज इसमें आपका लेयर्ड या बैंडेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस होती है बाय द एक्सपोजर टू हीट एंड डायरेक्टेड प्रेशर। और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो एग्जांपल में आपका मार्बल, क्वार्ट्जाइट, इसका कोई भी लेयर्ड या बैंडेड अपीयरेंस नहीं होता है ना। तो ये दो हमने डिफरेंस बिटवीन मेटामॉर्फिक रॉक के जो टाइप है उसमें देखा। कुछ एग्जांपल देख लो कि कैसे आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं या फिर अदर रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देख सकते हो इग्नियस रॉक में आपका फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट का जब मेटामॉर्फिज्म हुआ तो वो ग्रेनाइट से नीश बन गया। इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट, और जब इसका मेटामॉर्फिज्म हुआ तो होम ब्लेंड बन गया। सेडिमेंट्री रॉक में एग्जांपल आपका लाइमस्टोन है, और जब इसका मेटामॉर्फिज्म हुआ तो ये मार्बल बन गया। सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जांपल है कोल, जब इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो ग्रेफाइट कोल बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में ही जब ये आपका सैंडस्टोन होता है तो अल्टीमेटली क्वार्ट्जाइट बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में ही आपका जब ये सेल या फिर क्ले होता है तो ये आपका स्लेट या फिर मिका शीट में तब्दील हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जियोमॉर्फिक फेनोमेना। क्या मतलब हुआ जियोमॉर्फिक फेनोमेना, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो भी आप डेवलपमेंट देखते हो विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस और द इंटरनल फोर्सेस, तो वो आपके जियोमॉर्फिक फेनोमेना कहलाते हैं। तो इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक तो जो डेवलपमेंट आपके अर्थ सरफेस पर बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं तो वो आपका एंडोजेनिक फोर्सेस कह सकते हो, और बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस उसको आप एक्सोजेनिक फोर्सेस की कैटेगरी में रखोगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या इवेंट लीड करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ये सडन हो सकते हैं या फिर स्लो फोर्सेस हो सकते हैं, यानी काफ़ी धीरे धीरे ये जो इनके इफेक्ट होंगे डायस्ट्रोपिक फोर्सेस के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सडन फोर्सेस में आप देख लो अर्थक्वेक, इसको सडन फोर्सेस में रखा जाता है। वोल्केनिक को सडन या फिर डायस्ट्रोफिक दोनों में रखा जा सकता है, बिकॉज वोल्केनोज कैन बी सडन एज वेल एज कैन बी स्लो प्रोसेस। एंड लैंडस्लाइड आपका सडन प्रोसेस में रखा जाता है, बट लैंडस्लाइड आपको पता होगा कि एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फैक्टर दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें आपका ओरोजेनिक दैट इज योर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस आ जाती है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ये इरोजनल या फिर डिपोजिशनल हो सकती हैं, जैसे रिवर कैन एक्ट एज बोथ इरोजनल एजेंट एज वेल एज डिपोजिशनल एजेंट। विंड भी वही है, सी वेव्स भी वही है, ग्लेशियर्स भी वही है ना। तो बोथ एक्टिंग एज इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल। बात करें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना भी होगा, अर्थक्वेक महसूस भी किया जाता है इंडिया में। दे आर नथिंग बट सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट दैट इज योर फोकस या फिर हाइपोसेंटर, तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, है ना। और ये एनर्जी कहाँ पर से रिलीज होती है, तो जहाँ पर भी वीक पॉइंट होता है जिसको आप फॉल्ट कहते हो वहां से आपका एनर्जी ये रिलीज होता है, और अल्टीमेटली आपका शेकिंग ऑफ द अर्थ देखने को मिलता है ना। तो जो सडन रिलीज है एनर्जी की कॉजेज द सेस्मिक वेव्स
दैट मेक द ग्राउंड शेक। और ये जो सेस्मिक वेव है ये ओरिजिनेट होती है लिमिटेड रीजन में, एक डेफिनेट रीजन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका हाइपोसेंटर या फोकस है, यहाँ से आपका एनर्जी रिलीज होता है और ये ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है, चाहे वो आपका अप साइड हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, एनीवेयर 360 डिग्री में फ्लो करना शुरू करती है। एंड जहाँ से आपका ये एनर्जी रिलीज होता है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एनर्जी हैज बीन जनरेटेड, उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। एंड द प्लेस राइट अबव द फोकस दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड। जैसे आपका ये फोकस वो अल्टीमेटली आप वर्टिकल लाइन खींचो और सरफेस पर उसको डिमार्केट करो तो वो आपका ईपी सेंटर कहलाएगा, है ना। तो प्लेस राइट अबव द फोकस ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड, उसी को ईपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। एंड नियरली 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक वो आपका लेस देन 100 किलोमीटर के डेप्थ में अकर करता है। और आपको ये बात पता होगी, सेलोवर इज द डेप्थ मोर डिस्ट्रक्टिव एन अर्थक्वेक इज, है ना। तो सेलोवर इज द डेप्थ एंड मोर डिस्ट्रक्टिव इज एन अर्थक्वेक। अब बात करते हैं, इस डायग्राम को देख लो, है ना। ये डायग्राम है, अर्थ क्रस्ट है और अल्टीमेटली यहाँ पर आपका फोल्ट लाइन हुआ, किसी भी कारण डिस्टर्बेंसेस हुई और एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव। ये सेस्मिक वेव ऑल अराउंड द अर्थ मूव करेंगी अल्टीमेटली, या फिर अर्थ सरफेस पर जब पहुंचेंगी तो अर्थ सरफेस पर जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपका सॉइल है उसको भी ये मूव करवाएंगी, शेक करवाएंगे और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और द लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपका रिक्टर स्केल और दूसरा आपका मर्करी स्केल, ये आपने सुना होगा। और व्हाट डू मीन बाय अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एंड अर्थक्वेक इंटेंसिटी। तो बेसिकली अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी उसे हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं। और ये डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द यूज ऑफ सेस्मोग्राफ, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहता है जो भी ग्राउंड में वाइब्रेशन होते रहती हैं, यूजिंग द रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल याद रखना, मैग्नीट्यूड स्केल है ये। और अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.5 ऑन रिक्टर स्केल, ये 30 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है वन विथ 6.5 डिग्री मैग्नीट्यूड, है ना। तो 6.5 डिग्री के मैग्नीट्यूड पर जो भी एनर्जी रिलीज हुई होंगी, अगर एक स्केल बढ़ा तो 7.5 कर दो तो 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है एनर्जी। एंड एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 वो स्मॉलेस्ट होंगे जो नॉर्मली ह्यूमंस के द्वारा फील किए जाते हैं। इससे नीचे वो डिवाइस ही महसूस करेंगे, लेकिन नॉर्मली ह्यूमंस के लिए फील किया जाने वाला जो रिक्टर स्केल पर जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। अब कोई एक्सेप्शंस तो धरती पर भरे पड़े। एंड अर्थक्वेक इंटेंसिटी की बात करें तो अर्थक्वेक इंटेंसिटी वो बेसिकली जो इम्पैक्ट हुआ है, जो नुकसान हुआ है किसी पार्टिकुलर एरिया में, उसको मेजर करता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी, है ना। सो इंटेंसिटी स्केल मेजर्स द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, नॉट कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई है बल्कि इफेक्ट कितना हुआ है उस अर्थक्वेक का जहां पर भी अर्थक्वेक अकर किया है। दस एन अर्थक्वेक में हैव डिफरेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि इम्पैक्ट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ना। आप दिल्ली वर्सेस रूरल एरियाज ले लो तो इम्पैक्ट दिल्ली पर ज़्यादा आएगा अगर कोई अर्थक्वेक वहाँ आती है, बिकॉज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज बिल्डिंग, है ना। तो वो आपका वेरी कर जाएगा, डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है। और इसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है मर्करी स्केल। और मर्करी स्केल में आपका जो रेंज ऑफ इंटेंसिटी है 1 से 12 तक वेरी करता है। और मैग्नीट्यूड स्केल में जो आपका रेंज है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है, रिक्टर स्केल इज योर लॉगरिथमिक स्केल, और इसका आपका जो दायरा होता है 0 से 10। And when we say isosesmal, तो isosesmal are the line joining the places जहाँ पर जो आपका इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी देखने को मिली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3-4 लोकेशन है, यहाँ सभी पर आपके इक्वल सेस्मिक इंटेंसिटी देखने को मिली, तो इनको आइसोसेस्मल लाइन कहेंगे, है ना। द एरिया दैट सफर स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड सिग्निफिकेंट डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसको मेसोसेस्मल रीजन कहते हैं। तो क्या हो गया आपका मेसोसेस्मल रीजन, द एरिया दैट सफर्स स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड सिग्निफिकेंट डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो उसको मेसोसेस्मल रीजन कहते हैं, तो जहाँ पर डैमेज सबसे ज्यादा हुआ होता है। नाउ अर्थक्वेक के ही रिलेटेड कंसेप्ट है आपके फोर शॉक, मेन शॉक, आफ्टर शॉक एंड अर्थक्वेक शॉक। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं है, जब आपका अर्थक्वेक काउज होता है तो मेन अर्थक्वेक आने से पहले एक आपका लो मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आता है जिसको ट्रेलर कह सकते हो, उसको फोर्स शॉक कहा जाता है। और एक मेन क्वेक आएगा जिसको आप मूवी कह सकते हो, और एक आफ्टर शॉक आएगा जिसको आप रिव्यू शॉक कह सकते हो, कि जब एक मेन क्वेक आई तो एक प्रकार से उसका आफ्टर इफेक्ट जो देखने को मिलता है
वो आपका आफ्टर शॉक कहलाता है। अर्थक्वेक स्टॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब आप फोर्स शॉक्स की बात करते हैं तो ये अर्थक्वेक होती हैं जो अकर करती हैं बिफोर लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक अराइव्स इन द सेम लोकेशन एंड अराउंड ए क्वार्टर ऑफ ऑल मेन शॉक हैपेंड विद इन एन आवर ऑफ देयर फोर्स शॉक। तो आप देख सकते हो कि जो आपका फोर्स शॉक लेट से अकर किया उसके 1 घंटे के आसपास में आपका कहा जाता है कि मेन शॉक आ सकते हैं। और मेन शॉक ये हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का होता है, तभी तो बोले जाते हैं कि अगर छोटी सी भी झटके आई हैं तो फिर घर खाली करके बाहर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मेन शॉक आ सकता है। एंड आफ्टर शॉक की बात करें तो ये स्मॉलर क्वेक होती हैं दैट अकर्स इन द सेम जनरल जियोग्राफिक एरिया फॉर डेज इवन ईयर्स आफ्टर द लार्जर मेन शॉक इवेंट, है ना। तो आफ्टर शॉक का मतलब ये हुआ कि मेन शॉक इवेंट आ गया और अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका फिर आपका छोटे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उसी पार्टिकुलर रीजन में आ रहा है, डेज आफ्टर डेज, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर्स आफ्टर ईयर। तो ये बात हो जाती है आपके मेन शॉक इवेंट की। अर्थक्वेक स्टॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक स्टॉर्म बेसिकली सीरीज ऑफ मेनी लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, और खास बात यह है कि ये जो बहुत सारे लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बैक टू बैक आ तो रहे होते हैं लेकिन मेन शॉक कभी नहीं आता है ना। तो अर्थक्वेक स्टॉर्म और आफ्टर शॉक में या फिर आपका फोर्स शॉक में क्या अंतर हो गया कि आपका अर्थक्वेक स्टॉर्म में बहुत सारे लगातार कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट मैग्नीट्यूड वाले लो मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आते रहेंगे, लेकिन कभी भी मेन शॉक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि फोर्स शॉक के बाद मेन शॉक आता ही नहीं है जनरली। एंड ये जनरली आपको लोकलाइज रीजन में देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका अर्थक्वेक स्टॉर्म है इट कैन रेंज फ्रॉम डेज, लगातार दिन ब दिन आ रहा है, या फिर सप्ताह सप्ताह में आ रहा है, या फिर मंथ में आ रहा है। लेकिन खास बात ये है कि मेन शॉक आपका नहीं आएगा, साथ ही साथ क्लियर सीक्वेंस ऑफ फोर्स शॉक, मेन क्वेक एंड आफ्टर शॉक नहीं देखने को मिलते हैं। एंड इट इज व्हेन सेस्मिक एनर्जी पाइल्स अप इनसाइड द अर्थ। ये कब आकर करेगा आपका, जब जो सेस्मिक एनर्जी होती है धीरे धीरे पाइल अप जो हो रही होती है, और वो स्मॉल अमाउंट में, नॉट कि एक बैक सडन अमाउंट में रिलीज हो गया, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, लाइक वहां पर आपका सीरीज ऑफ अर्थक्वेक अकर कर सकता है विथ लो मैग्नीट्यूड। बात करते हैं अर्थक्वेक के टाइप की। तो अर्थक्वेक का टाइप में अगर देखें तो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो सकते हैं, और ये जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है ये जनरेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट लाइन। तो ये फॉल्ट लाइन के अलोंग जब ये रॉक स्लाइड कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली ये जो शेकिंग आपका होगा तो ये आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाएगा। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज बेसिकली द आउटकम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। और वोल्केनिक अर्थक्वेक की बात करें तो ये आपका कन्फाइंड होते हैं उन एरियाज में जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका जो माउंट किलिमंजारो है वो आपका वोल्केनिक साइट है, और वहाँ पर आपका अर्थक्वेक आते रहती हैं। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक अर्थक्वेक रीजन। कोलैप्स अर्थक्वेक की बात करें तो ये उन जगह पर होती है जहाँ पर इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी डोमिनेट कर रही होती है, और यहाँ पर कैसे आता है तो जो आपका रूफ होता है अंडरग्राउंड माइन का वो कोलैप्स हो जाती है, और उसके कारण जो लोकलाइज्ड रीजन होता है वहाँ पर आपका शेकिंग देखने को मिलता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक की बात करें तो ये भी आपका ग्राउंड शेकिंग का इवेंट है, लेकिन ये ह्यूमन फैक्टर के कारण होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस की कभी टेस्ट करी जाती हैं तो उसके कारण एनर्जी इतनी ज़्यादा है उसमें होती है कि वो ग्राउंड को शेक कर देता है। एंड रिजर्वेयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की बात करें तो ये वो टाइप ऑफ अर्थक्वेक है जो उन एरियाज में उन लोकेशन पर अकर करती हैं जहाँ पर बड़े बड़े रिजर्वोयर्स लोकेटेड है, और जब ये रिजर्वेयर अपने नॉर्मल वेट से ज़्यादा भारी हो जाती है तो ये लोड नहीं संभाल पाती, अल्टीमेटली दे कोलैप्स। और जब इतने हैवी डैम या रिजर्वेयर कोलैप्स होते हैं तो फिर ये आपका अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स की या सेस्मिक वेव्स की। तो बेसिकली जो सेस्मिक वेव है इसको आप दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हो, एक तो आपका बॉडी वेव हुआ और दूसरा आपका सरफेस वेव हुआ। बॉडी वेव वो सेस्मिक वेव हुई जो जनरेट होती है एट द टाइम व्हेन द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द फोकस, और फिर जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो सारे डायरेक्शन में मूव करती हैं ट्रेवलिंग थ्रू आउट द बॉडी। तो बॉडी वेव में जो एनर्जी रिलीज होती है दे ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी, और इसके दो टाइप हैं, एक तो आपका पी वेव है, दूसरा आपका सेकेंडरी वेव है। पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी वेव एंड एस वेव, दैट इज योर सेकेंडरी वेव। तो नाम से पता चल रहा पी वेव, तो ये फर्स्ट टू अराइव है ना, तो ये सबसे पहले पहुंचती है। और पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, यानी कि पी वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सॉलिड लिक्विड गैसेस किसी से भी पास कर सकती है।
और ये आपका डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करता है मटेरियल में, लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। तो कहने का मतलब ये आप देख लो, ये पी वेव है और देख लो ये आपका लेट्स से कि इस मटेरियल से, रॉक से पास कर रहा है ये आपका पी वेव। तो अल्टीमेटली देख लो ये वेव इधर आपका मूव कर रहा है और जैसे ही ये वेव इधर साइड मूव करेगा तो ये मटेरियल को स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जब ये वेव क्रॉस कर जाएगा उस मटेरियल से तो फिर आपका एक्सपेंशन कर देगा उस मटेरियल को। तो आप देख सकते हो ये जो आपका पुलिंग एंड पुशिंग हो रहा है, यही है आपका स्ट्रेचिंग एंड योर स्ट्रेचिंग, है ना, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज ये देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है अल्टीमेटली। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी मटेरियल की या मीडियम की, उतना ज़्यादा वेलोसिटी से ये जो पी वेव है वो ट्रेवल करेगा, है ना। यानी कि अगर लिक्विड रही तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर सॉलिड रही तो स्पीड जो है पी वेव की ज़्यादा हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव की तो ये ट्रेवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं, और ये आपका लिक्विड से पास नहीं होता है, यानी कि ओनली दे पास वाया सॉलिड, और ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई ये जो आपके सेकेंडरी वेव है ये क्रेस्ट एंड ट्रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख लो, है ना, कि ये वेव, सेस्मिक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं आपका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये क्रिस्ट क्रिएट हुआ और ये आपका ट्रो क्रिएट हुआ, क्रिस्ट क्रिएट हुआ, ट्रो क्रिएट हुआ, है ना। तो ये आपका क्रिस्ट एंड ट्रो हुआ। एंड फिर आप देख सकते हो जो दूसरा टाइप है, और इसकी स्पीड जो है प्राइमरी वेव के मुकाबले कम होती है ना। और बात करें सरफेस वेव की, तो सरफेस वेव कैसे क्रिएट होती है, तो जब ये बॉडी वेव्स ट्रेवल कर रही होती है और अल्टीमेटली ट्रेवल करते करते सरफेस रॉक से जब ये डायरेक्ट कर लेती हैं तो एक न्यू शेप वेव क्रिएट करती हैं जिसको सरफेस वेव कहते हैं। और ये जो वेव है ये मूव करती है अलोंग द सरफेस एंड दे आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सेस्मोग्राफ, क्योंकि सबसे पहले आपका पी वेव रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आपका ये एस वेव यानी कि रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जाके आपका कोई सरफेस वेव रिकॉर्ड होता है। तो ये याद रखना है, दे आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सेस्मोग्राफ एंड दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव बिकॉज ये सरफेस पर आके परेशान करती है, नॉट ओनली इन द बॉडी। एंड रैलिंग वेव, इसके दो टाइप है, रैलिंग वेव दैट इज आर वेव एंड लव वेव। तो आर वेव बेसिकली एनालोगस टू द वाटर वेव, जैसे वाटर वेव आप देखते हो उसी के सिमिलर वेव पैटर्न ये आपका रैलिंग वेव फॉलो करता है ना। और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो आपका वर्टिकल प्लेन में होता है। लव वेव की बात करें तो इन एल वेव्स जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो हॉरिजेंटल प्लेन में ही होता है, लेकिन 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, है ना। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन लेट्स से ये इधर है, तो अल्टीमेटली जो आपका पार्टिकल्स हैं वो आपका प्रोपोगेट करेंगे 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जस्ट लाइक दिस। एंड ये सरफेस वेव होती है, दे डोंट गो डीपर इनटू द अर्थ। एंड ये याद रखना है एल वेव आर फास्टर देन आर वेव, और सीक्वेंस आपको ये याद रखना है पेट्रोलियम्स के लिए पी एस एल आर, यानी कि पहले प्राइमरी वेव आती है, दे आर फास्टेड टू रीच, उसके बाद आपका एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, उसके बाद आपका लव वेव, उसके बाद आपका आर वेव। तो डी एस एल आर का भाई पी एस एल आर, ये याद रखना है आपको। एंड जो आपके देखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स का तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ही करेगा, तो दैट्स वाई कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे सेस्मिक वेव अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें जानकारी देता है। तो आपको पता है ना, सेस्मिक वेव इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। कैसे? इट इज ऑल बिकॉज आप देख सकते हो हमने बॉडी वेव के बारे में पढ़ा, बॉडी वेव में हमने दो टाइप के बारे में पढ़ा, एक तो पी वेव और एक एस वेव। तो बेसिकली जब भी आपका सेस्मिक वेव जनरेट होता है विद इन द अर्थ इंटीरियर, तो अगर अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता, आप लॉजिक लगाओ, अर्थ का स्ट्रक्चर अगर यूनिफॉर्म होता तो फिर आपका पी वेव एस वेव की जरूरत ही क्यों पड़ती, यानी कि सारे के सारे वेव एक समान आपका सरफेस पर स्ट्राइक करते, एक ही टाइम पर स्ट्राइक करते, लेकिन वो एक ही टाइम पर स्ट्राइक नहीं करते हैं। खासकर अगर हम बात करें एस वेव की, तो एस वेव का शैडो जोन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, और पी वेव का जो शैडो जोन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये शैडो जोन क्यों आ रही है, वाई, स्पीड में वेरिएशन क्यों है, वाई,
इसका एक ही मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं अर्थ का जो इंटीरियर कंपोजिशन है, जो लेयर है अर्थ के इंटीरियर का, वो डिफरेंट कंपोजिशन से बना है, डिफरेंट लेयर से बना है और डिफरेंट स्टेट में है। दैट्स वाई क्या हम कहते हैं कि आपका आउटर कोर लिक्विड में है, इनर कोर सॉलिड में है, मेंटल प्लास्टिक स्टेट में है, और जो आपका क्रस्ट है सॉलिड स्टेट में है। ये सब कहीं ना कहीं सेस्मिक वेव इस बात को प्रूव करता है कि यस, ऐसे ही लेयर में डिमार्केट है। तो दैट्स वाई ये सेस्मिक वेव हेल्प करती हैं डिफाइनिंग द अर्थ इंटीरियर। वैसे तो इसमें आपको क्लियरली नहीं दी गई है, लेकिन हमने आपको क्लियरली बताया कि कैसे इसका रोल होता है इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर। तो देख सकते हो कि स्पीड ऑफ द सेस्मिक वेव वेरीज करती है विद द कंपोजिशन ऑफ मीडियम। तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन डिफरेंट है, तभी तो स्पीड वेरी कर रही है। और इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, वो जब ज्यादा डीप नहीं होता है तो सम वेव्स प्रोपोगेट करती है अलोंग द सरफेस और वो क्रस्ट में ही घूरते रहती हैं, जबकि अदर सेट इंटर्स द मेंटल और वो स्पीड अप होती है और ये सेस्मोमीटर में पहले जाके रिकॉर्ड होती है। और इस कंक्लूजन से इनफ कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग बिलो द अर्थ क्रस्ट, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी ज्यादा डेंसिटी उससे वेव काफी तेजी से पहुंचेंगे, है ना। तो इससे आपका निकलता है कि दे हैव द वेराइड कंपोजिशन विद इन द अर्थ। और इसी को लाटर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहा गया, या फिर सिंपली कहो तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया। एंड द एवर फाइंडिंग लेड टू डिटरमाइन कि जो मेंटल है वो आपका डेंसर है क्रस्ट से, और ये विस्कस भी है, सेमी मोल्टन मटेरियल है। और पी वेव वेलोसिटीज काफी ज्यादा स्लो हो जाती हैं आउटर कोर में देन इन द डीप मेंटल। क्यों? बिकॉज आउटर कोर इज योर लिक्विड इन नेचर, मेंटल इज योर प्लास्टिक इन नेचर, यानी कि नाइदर टू लिक्विड नाइदर टू सॉलिड, ये आपका होता है प्लास्टिक नेचर, है ना। जबकि एस वेव डू नॉट ट्रेवल एट ऑल इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ द आउटर कोर। दैट्स व्हाई आपका जो शैडो जोन देखने को मिलता है एस वेव का, वो हाफ ऑफ द सर्कम्फरेंस होता है, और जबकि आपका पी वेव का शैडो जोन देखा तो काफी कम होता है ना, काफी कम शैडो जोन होते हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड रोल ऑफ सेस्मिक वेव्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एपिसेंटर, तो बेसिकली टाइम पहले रिकॉर्ड की जाती है फॉर एस वेव्स एंड पी वेव्स, जो ट्रेवल करती है थ्रू आउट द अर्थ, और अल्टीमेटली ये आपका सेस्मोग्राफ स्टेशन पर रिकॉर्ड होती है। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी वेव रीचेज टू द सेस्मोग्राफ फर्स्ट एट ए स्टेशन, तो जो डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन द अराइवल टाइम ऑफ पी वेव एंड द अराइवल टाइम ऑफ एस वेव, उसी को हम एस पी का इंटरवल कहेंगे। और एस पी का इंटरवल इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, है ना। तो जितना दूरी एपिसेंटर से होगा उतना ज्यादा डिफरेंस इंक्रीज करेगा एस पी इंटरवल का। एंड एट ईच स्टेशन ए सर्कल ऑन मैप कैन बी ड्रॉन विच हैज इक्वल रेडियस टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। अब बात करते हैं सेस्मिक वेव्स एंड शैडो जोन के बारे में। तो बेसिकली ये जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया वाया वेरियस एनालिसिस, जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे थे और जो सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड हो रही थी सेस्मोग्राफ में, कि जो आपका सेस्मोग्राफ है लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। लेट्स से ये आपका एपिसेंटर है और एपिसेंटर से 105 डिग्री ले लो, है ना, और इसके विद इन आपका अगर कहीं पर भी अर्थक्वेक हुआ तो इसके विद इन यहाँ पर जो सेस्मोग्राफ लोकेटेड है वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और वो भी पी वेव भी रिकॉर्ड करेगा, ये एस वेव भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर सिर्फ आपका पी वेव अराइव करता है, एस वेव अराइव नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख सकते हो बियॉन्ड 145 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पी वेव अराइव करती है, एस वेव अराइव नहीं करती है। इवन बियॉन्ड 105 सिर्फ और सिर्फ आपका पी वेव अराइव करती है, और एस वेव बियॉन्ड 105 बिल्कुल भी अराइव नहीं करती है ना। लेकिन अगर हम बात करें पी वेव के शैडो जोन की, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी वेव भी नहीं आता है, एस वेव भी नहीं आता है। दैट्स व्हाई द जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर, ये आपका शैडो जोन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, बोथ फॉर पी वेव्स एज वेल एज एस वेव।
लेकिन अगर हम बात करें एस वेव के शैडो जोन की, तो इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री ये आपका एस वेव रिसीव होता है नहीं है। इसका एक ही कारण है, बिकॉज योर आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर, जिसके कारण जो वेव्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली ये फिर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं आपके 105 के बियॉन्ड। तो सिर्फ और सिर्फ पी वेव ही आपका रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज पी वेव कैन ट्रेवल इन बोथ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड सरफेस। और अब बात करते हैं कि 105 से 145 के बीच क्यों पी वेव पर आपका शैडो जोन बना, अगर ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास हो जाती है। तो इसका कारण बेसिकली है आपका रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ सिस्मिक वेव। तो अल्टीमेटली इतना ज्यादा इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण 105 से 145 डिग्री पर ये वेव पहुंच ही नहीं पाती और 145 के बियॉन्ड कहीं ना कहीं ये वेव पहुंचती है और अल्टीमेटली वो फिर सेस्मोग्राफ में रिफ्लेक्ट होती है ना। और इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो शैडो जोन है एस वेव का वो मच लार्जर है देन दैट ऑफ द पी वेव्स ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस कह सकते हो अर्थ का, वो आपका शैडो जोन होता है पी वेव का। और फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आउटर अर्थ कोर, जो अर्थ की आउटर कोर है वो लिक्विड इन नेचर है और अल्टीमेटली वहां से एस वेव तो पास नहीं करेंगे, है ना। और व्हेन एन अर्थक्वेक occurs there is a shadow zone on the opposite side of the earth where no S wave arrive, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका अर्थक्वेक हुआ तो इधर उसका अपोजिट साइड में शैडो जोन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका अर्थक्वेक अगर हुआ तो इधर आपका शैडो जोन बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कंसेंट्रिक लेयर में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है और अल्टीमेटली डिफरेंट कंपोजिशन का है, जिसमें आपका लिक्विड कंपोजिशन भी है, जिसके कारण आपका जो सिस्मिक वेव है एस वेव का वो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस में अराइव नहीं हो रही है। और इससे यही पता चलता है कि आपका डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन एंड ऑफ डिफरेंट मैटर। And similarly we know that earth has a solid inner core because some p waves are reflected off the boundary between the inner core and the outer core। अब बात करते हैं अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। तो आपको पता है इंडिया एक्टिव प्लेट बाउंड्री पर लोकेटेड है। इंडिया वोल्केनिज्म तो नहीं लेकिन अर्थक्वेक जरूर फेस करता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक अर्थक्वेक फेस करता है, बिकॉज यहाँ पर सेलो फोकाई अर्थक्वेक आते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, आते ही रहे हैं, हाल फिलहाल में भी आए थे। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया इज ड्राइविंग इनटू एशिया एट द रेट ऑफ 47 mm पर ईयर, है ना। तो इंडिया और ये आपका यूरेशिया और अल्टीमेटली ये दोनों टकरा रही हैं और हिमालय का जेनेसिस हो रहा है। और नॉट ओनली दैट ये लगातार ईयरली बेसिस पर 47 mm पर ईयर ढकेल रही है यूरेशियन प्लेट को, और इसके कारण आपका डिस्टर्बेंसेस होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और अल्टीमेटली अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं अबाउट 60% ऑफ एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो अर्थक्वेक के वल्नरेबल है। एंड अकॉर्डिंग टू द IS 1893/2002, और ये आपका लेटेस्ट कोड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो क्राइटेरिया ले डाउन करता है फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर पूछा जाएगा IS 1893/2002 क्या है आपका, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड सेटअप करती है वेरियस प्रोडक्ट्स या फिर बिल्डिंग सब की, है ना। तो इन्होंने ये आपका कोड निकाला है और इसमें बेसिकली वेरियस क्राइटेरिया रखी गई हैं फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होंगे वहाँ पर ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन नेसेसरी होगा। एंड इंडिया को 4 सेस्मिक जोन पर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो अकर करती है रीजन वाइज। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, याद रहे कि जोन 1 नहीं है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। और पहले तो 5 जोन होता था, लेकिन आफ्टर सम रिविजन्स इन द प्रीवियस जोनिंग जोन 1 को बेसिकली हटा दिया गया। एंड यहाँ पर आप मैप देख सकते हो और यहाँ पर आप आराम से रिफ्लेक्ट करवा सकते हो कि कौन कौन से जोन। सबसे पहले हम जोन 5 की बात करें तो वो एरिया कहलाएंगे जहाँ पर हाईएस्ट खतरा होता है अर्थक्वेक का आने का, अर्थक्वेक डैमेज करने का। तो आप देख सकते हैं जोन 5 आपका कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, आपके हिमालयन के कुछ रीजन्स हो गए, यहाँ है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। डेट्स वाई लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं आपका इन हिमालय रीजन में देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिव प्लेट बाउंड्री जो आपका इंडिया और यूरेशिया के बीच मौजूद है। एंड इवन ये याद रखना है गुजरात का भुज डिस्ट्रिक्ट इससे भी
आपका जोन 5 में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है ईयर 2000 में भूज अर्थक्वेक 8 पॉइंट कुछ मैग्नीट्यूड का आया था, जिसके कारण कितने सारे लोगों की जानें गई थी, डिस्पाइट ये मेन प्लेट बाउंड्री से इतनी ज़्यादा दूर है। तो ये हमने देखा जोन 5। और जोन 4 की बात करें तो देख सकते हो हाई में है, यानी कि जो भी आप ये इस कलर में देख रहे हो ये आपका हाई सेस्मिक जोन में आ जाता है, इंक्लूडिंग बिहार एंड सिक्किम। और उसके बाद जोन 3 मॉडरेट अर्थक्वेक एंड जोन 2 लीस्ट एक्टिव। तो लीस्ट एक्टिव कहाँ होगा लॉजिकली देखा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया में, क्योंकि पेनिनसुलर ब्लॉक स्टेबल मानी जाती है ना। तो ये हमने क्लासिफिकेशन को देखा। अगर हम बात करें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक की, तो बेसिकली अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि हर जगह पर करता है, उसका एक डेफिनेट रीजन है, डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आइडेंटिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एक्टिव प्लेट बाउंड्री एज वेल एज लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ मैग्मा। तो आप देख लो सबसे बड़ा बेल्ट है जहाँ पर अर्थक्वेक वोल्केनो दोनों आकर करते हैं, वो है आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट। और ये जो बेल्ट है ये आपका पैसिफिक ओशियन के सराउंडिंग चलता है, और इस जोन में आपका वो रीजन आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेट सेस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जापान, फिलीपींस, चिली। आप देख सकते हो यहाँ पर फिलीपींस को कवर किए हैं, ये पूरा जापान है। और ये आप देख सकते हो कि आपका ये वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इधर आप देख सकते हो, है ना, बिकॉज ये आपका इंडस्ट्रियलियन प्लेट होता है। तो जहाँ पर भी प्लेट का डिवीजन होगा वहाँ पर ये अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसे इवेंट होंगी, है ना। ये आपका मिडल अटलांटिक रिज देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका स्प्रेडिंग बाउंड्री है, तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक वोल्केनो मिली जाती है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये आपका पैसिफिक बाउंड्री है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ये आपका नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, दैट्स वाई ये आपको इतना बड़े लेवल पर सरकम पैसिफिक बेल्ट दिख रहा है। तो इस जोन में आपको रीजन ऑफ ग्रेट सेस्मिक एक्टिविटी लाइक जापान, फिलीपींस, चिली ये सब आ जाते हैं। एंड दिस पाथ कोइंसाइड्स विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड एल्पाइन हिमालयन बेल्ट। तो जो आपका एल्पाइन हिमालयन बेल्ट है ये अनदर मेजर कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग सेस्मिक एक्टिविटी का, विच रन्स थ्रू द माउंटेनियस रीजन, जो आपका मेडिटेरेनियन सी के अलोंग चलता है, और ये आपका ईरान तक एक्सटेंड होता है और हिमालयन माउंटेन्स तक एक्सटेंड होता है। ये है आपका अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ये देख सकते हैं अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। तो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट में आपको अर्थक्वेक भर भर के देखने को मिलती है। ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती है, इनफैक्ट ये मिडिल अटलांटिक जो रीजन है उसको भी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल आपका एक्टिव प्लेट बाउंड्री के ही अलोंग है ना, अफ्रीकन प्लेट है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये अर्थक्वेक देखने को मिलती है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलती है। इवन आपको भी पता है मेडिटेरेनियन इज द रेमिनेंट ऑफ टेथिस सी, जो कभी ना कभी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अफ्रीकन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट वो भर जाएंगे। एंड आप देख लो फिर आपका तीसरा है मिड अटलांटिक रिज, एंड इसमें आपका मिड ओशियन रिज आ जाता है, दैट एक्सटेंड्स अलोंग द फ्लोर ऑफ अटलांटिक सदर्न यूरोप तक, है ना। तो ये है आपका मिड अटलांटिक रिज, पूरा एकदम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कर रहा है। एंड अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो जाहिर सी बात है अच्छे इफेक्ट तो नहीं होंगे, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है इसके अर्थक्वेक के। और पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि नेचर अपने आप को रीबैलेंस करती है। अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो नेचर के लिए तो कोई बुरा या अच्छा नहीं है, लेकिन एज पर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उनके लिए अच्छे या बुरे हो जाते हैं। तो बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो लैंडफॉर्म के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो लैंडफॉर्म आपका ग्राउंड शेक करती है, उसके कारण डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाएगा कि एक तरफ रोड आपका ऐसे है तो ये नीचे आ गया, ऐसे हो गया, ये सब ग्राउंड शेकिंग हो सकता है। एक तरफ रोड फिर ऐसे आ गया ना, तो इस प्रकार के ग्राउंड शेकिंग हो जाएंगी, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाएंगी, लैंड एंड मड स्लाइड जैसे घटनाएं घट जाती है। सॉइल लिक्विफेक्शन देखने को मिलता है। सॉइल लिक्विफेक्शन मतलब सॉइल कंप्लीटली आपका सरफेस से एक्सट्रैक्ट आउट कर गई और एक्सपोज टू द न्यू लेयर एंड ग्राउंड लर्चिंग एंड अवलांचेज, ये सब इवेंट होती है। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी तो होता ही है, व्हेन अर्थक्वेक अकर्स बिल्डिंग्स आर ग्रेटली डैमेज्ड, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड रेलवे लाइंस ये डैमेज हो जाती हैं, ब्रोकन हो जाती है। जो रिवर के ऊपर डैम बने हुए होते हैं वो भी कोलैप्स हो सकते हैं, रिजल्टिंग फ्लड्स काउजिंग हैवोक। ह्यूमन लॉस देखने को मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रिमर्स ऑफ अर्थक्वेक वो थोड़े से ही सेकंड पे होते हैं, लेकिन थोड़े से सेकंड में हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं अल्टीमेटली। जी और नेपाल अर्थक्वेक जो आया था 2014 या 15 में, फिर भूज अर्थक्वेक आपका 2000 में, है ना। एंड सुनामीज का ये आपका जेनेसिस होता है ना, बिकॉज अर्थक्वेक कैन ऑफन रिजल्ट इन सुनामीज। अगर अर्थक्वेक ओशियन में अगर करेगा तो सुनामी लहरें जेनेसिस करने का एक सोर्स माना जाएगा अर्थक्वेक को। याद रखना, जब लैंड सरफेस पर अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी ट्रिगर नहीं करेगा, लेकिन ओशियन में अगर अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी ट्रिगर कर सकता है।
तो इसके कारण आपका जो कोस्टल एरियाज के सेटलमेंट हो वहाँ पर आपका नुकसान कर सकता है। फाउंटेन्स ऑफ मड बेसिकली कैसे होगा, तो जब इंटेंस इम्पैक्ट होगा अर्थक्वेक का, तो जो हॉट वाटर है या फिर जो मड है विद इन द अर्थ क्रस्ट इस सरफेस पर आ सकती हैं और ये फाउंटेन का रूप ले सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वीक पॉइंट होगा ये फाउंटेन के रूप में निकलना शुरू हो जाएंगे। और बिहार का अर्थक्वेक जब 1934 में आया था तो जो फार्मर के फील्ड थे वो घुटने तक आपका मड से कवर अप हो गए थे और क्रॉप्स तो डिस्ट्रॉय ही हो गई थी। लिक्विफैक्शन की बात करें तो लिक्विफैक्शन में क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो आपका रॉक अरेंजमेंट होता है बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव्स, उस रॉक अरेंजमेंट पर डिस्टर्बेंसेस होती हैं और जो आपका ग्राउंड वाटर है वो बेसिकली या तो सरफेस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं या फिर सरफेस से काफ़ी ज़्यादा डीप चली जाती हैं बिकॉज ऑफ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द रॉक। तो ऐसे ही स्थिति को लिक्विफैक्शन कहा जाता है ना। तो अंडरलाइंग लेयर ऑफ वाटर रिच सैंड compacts and send a column water and fine sand up and out onto the surface, and your depth and lake height become lower and sand is pushed through the ground and the building sink into the ground। तो लिक्विफैक्शन इसमें क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया है, आपको जो मैंने बताया वो आप समझ जाओगे या फिर आप नेट पर अच्छे से सर्च कर लो, और लिक्विफैक्शन का मतलब वही होता है। आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने अर्थक्वेक तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज योर वोल्केनोज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।